प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा एवं अन्य सभी शिक्षक भर्ती से संबंधित आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के सिलेबस से शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन मीन्स एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा सिलेबस है, इसमें से आज के इस लेक्चर में मैं आपको बता दूं हम कवर करेंगे शैक्षिक नियोजन यानी कि एजुकेशनल प्लानिंग को। इससे पूर्व में इसमें जो कक्षा अनुशासन एंड विद्यालय अनुशासन है उसको हम पहले कवर कर चुके हैं, वो वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। तो मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहूँगा कि आप एक नियमित अपना टाइम शेड्यूल बना करके प्रॉपर स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा की तैयारी करें। उसमें आप उत्तराखंड को भी समय दें, आप जीएस के पोर्शन को भी समय दें, पेडागोजी को भी समय दें और हिंदी और रीजनिंग सभी को लेकर के चलें, क्योंकि तो अब परीक्षा जैसे हमारी 6 अप्रैल 2025 को है, तो समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। तो जैसे हम कितनी बार पढ़ते हैं तो हम लगातार उत्तराखंड पढ़ते हैं तो उत्तराखंड ही पढ़ते रह जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा सजेशन देना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट 5 आवर्स स्क्रीनिंग एग्जाम को आपको देना होगा और 4 to 5 आवर रिमेनिंग आपको अपने सिलेबस को देना होगा, क्योंकि तो कंपटीशन का लेवल काफ़ी टफ है। आप लोग सभी एटलीस्ट 1.5 आवर आप उत्तराखंड पढ़िए, 1 आवर आप पेडागोजी पढ़िए, 1 आवर आप जीएस पढ़िए, ये आपका 3.5 घंटा हो जाता है और आधा घंटा आप हिंदी पढ़िए डेली, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग आधे घंटे में आप रीजनिंग मैथ्स को भी जरूर देखिए और करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस कीजिएगा, क्यों तो वहाँ से भी लोक सेवा आयोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो आप सभी सब्जेक्ट को साथ में लिखे चलिएगा। तो साहब अब हम डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक जो हमारा पेडागोजी से है, टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो देखिएगा एजुकेशनल प्लानिंग शैक्षिक नियोजन, इसको हम कवर करेंगे। मैं आपको पहले ही थोड़ा सा इसको समझा दूं नोट्स को आगे बढ़ाने से पहले कि जैसे हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो शिक्षा व्यवस्था को हम सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी जो प्लानिंग होगी वह प्लानिंग अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे हमको विद्यालय में भवन निर्माण है, विद्यालय में खेल कूद के मैदान का आपका निर्माण है, या फिर पाठ्य पुस्तकें हैं, करिकुलम है, ठीक है, और कक्षा अनुशासन है, टीचर्स का अरेंजमेंट है, विद्यालयों में प्रिंसिपल की प्रॉपर वहाँ पे पोस्ट को फिल किया जाए, टीचर्स के कोई भी पोस्ट खाली न रहे। यानी कि एजुकेशन के लिए जो प्लानिंग की जाती है कि हम एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था को हम सुचारू रूप से वहाँ पे चला सकें, तो उसी को एजुकेशनल प्लानिंग कहते हैं, यानी कि शैक्षिक नियोजन। अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए अलग अलग प्रकार से शैक्षिक नियोजन की आपकी विशेषताएं आएंगी, क्षेत्र आएंगे। तो वहाँ पर जो एग्जाम में आप क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हैं यदि आप एजुकेशनल प्लानिंग को थोड़ा सा रीड कर लें और समझ लें, ठीक है। तो यानी कि एजुकेशन सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो प्लानिंग है दैट इज एजुकेशनल प्लानिंग, हम कहें तो शैक्षिक नियोजन। तो साहब अब देखिएगा डायरेक्ट हम नोट्स से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा शैक्षिक नियोजन एजुकेशनल प्लानिंग, शैक्षिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी सुनिश्चित योजना की रूपरेखा बनाने से है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। यानी कि हमको एक ऐसे कुछ गाइडलाइन बनाने हैं, ऐसे कुछ रूल रेगुलेशन बनाने होते हैं जिससे हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। कार्य प्रणाली को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाया जा सके, सहयोगी व्यक्तियों एवं परिस्थितियों का लाभ उठाया जा सके तथा सहायक सामग्री एवं उपलब्ध वस्तुओं का समुचित उपयोग किया जा सके। तो आप समझ गए होंगे कि एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम को बनाने के लिए हम ऐसी एक गाइडलाइन बनाएं, अपनी एक प्लानिंग करें। जो प्लान होती है, शैक्षिक नियोजन मीन्स योजना, नियोजन का मतलब होता है योजना, प्लानिंग, जिसमें क्या हो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, कार्य प्रणाली को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाया जा सके, सहयोगी व्यक्तियों एवं जो सिचुएशंस है, परिस्थितियां, उनसे हम लाभ उठा सकें, और जो हमारा सहायक सामग्री होगी उसका हम क्या कर सकें, एक अच्छा उपयोग कर सकें। तो इस प्रकार नियोजन का अर्थ विभिन्न विकल्पों में से
सबसे अच्छे को चुनना है। यानी कि आपके पास जब आप प्लानिंग करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, ठीक है, बहुत सारे विचार आएंगे, आप विचारों को कलेक्ट करेंगे, उसमें से सबसे बेस्ट को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हम कभी भी प्लानिंग करते हैं तो सब लोग अपने आइडिया देते हैं, चाहे हमारे घरों से रिलेटेड ही कोई प्लानिंग हो, उसमें जो सबसे बेस्ट आइडिया होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, दैट इज द नियोजन मीन्स प्लानिंग। ये विकल्प उद्देश्य, प्रक्रिया, नीतियां और कार्यक्रम आदि हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नियोजन की कुछ परिभाषाएं हैं साहब, इसको हम कवर कर लेते हैं। ये पहले केवल नियोजन की परिभाषाएं, ठीक है। हॉर्नल व स्वार्ज के अनुसार देखिए, नियोजन विकल्पों का चुनाव है, यह यात्रा से पहले यात्रा मार्ग का निर्धारण है, यह कार्यपालकों एवं उनके संगठन द्वारा संभावित परिणामों की पहचान है। यह केवल प्लानिंग की डेफिनेशन है नियोजन की, ठीक है, आपको ध्यान में रखनी है। ऐसी फिलिप्स ने देखिए नियोजन की डेफिनेशन दी है। फिलिप्स साहब ने क्या कहा, नियोजन का अर्थ साधन एवं साध्य के बीच अग्रिम क्रियान्वयन के निर्धारण से है। हो सकता है कि यहां से अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए, तो आपने विगत पेपरों में भी देखा है ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशंस पूछी जाती है साहब। तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे फिलिप्स के अनुसार क्या है, नियोजन का अर्थ साधन एवं साध्य के बीच अग्रिम क्रियान्वयन के निर्धारण से है। किसने कहा, फिलिप्स, आप ध्यान में रख लीजिएगा। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार नियोजन का आशय उन कार्यों की रूपरेखा से है जिनको किया जाना है, ठीक है। तो ये तो नियोजन की डेफिनेशन थी, यानी कि प्लानिंग की। अब हम आएंगे शैक्षिक नियोजन की परिभाषाएं, यानी कि एजुकेशनल प्लानिंग की, ठीक है साहब। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें सबसे पहले क्लार्क साहब की डेफिनेशन आती है। इन्होंने कहा, शैक्षिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षा प्रणाली को अधिक सुसंगत और प्रभावी बनाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। शैक्षिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षा प्रणाली को अधिक सुसंगत और प्रभावी बनाया जाता है। किसने कहा, क्लार्क साहब ने। हम बाद में जब एमसीक्यू करेंगे तो उस समय हम ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशंस आपके लिए और भी लेकर के आएंगे। अभी आप डिटेल वीडियो से इसको अपना नोट्स बनाइए, आप अपनी स्टडी जारी रखिए। नंबर सेकंड साहब, डॉक्टर V.K. राव, इन्होंने क्या कहा, देखिए शैक्षिक नियोजन का अर्थ है शिक्षा प्रणाली के लिए भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उसके लिए कार्यनीति तैयार करना। तो ये डेफिनेशन है डॉक्टर V.K.R.V. राव साहब की, इसको भी आपको अपने दिमाग में रखना है। तो नियोजन मीन्स आपका क्या है, प्लानिंग है कि हम एजुकेशनल सिस्टम को एक अच्छा बनाने के लिए क्या प्लान करें। तीसरी डेफिनेशन देखिएगा साहब, जेपी नॉल्स, ये क्या कहते हैं, शैक्षिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षा के लक्ष्यों, साधनों और कार्यों का निर्धारण करती है। देखिए यहीं से आप, ये डेफिनेशन से आप समझ रहे होंगे कि एजुकेशनल प्लानिंग क्या है। अगर हम इनकी डेफिनेशन से समझना चाहें तो क्या कह रहे हैं कि एजुकेशनल प्लानिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षा के लिए लक्ष्यों, यानी कि उसके एम, साधनों और कार्यों का निर्धारण करती है। यानी कि हमारे क्या लक्ष्य होंगे, क्या हमारे साधन होंगे उसके लिए, और क्या हम उससे कार्य करेंगे, और उनके प्रभावी क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करती है। यानी कि एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए साहब जो प्लानिंग है, दैट इज शैक्षिक नियोजन, ठीक है। अब शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी या इसके उद्देश्य क्या होंगे, एक ही बात है। तो यहां पर आप देखिएगा साहब, शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता निम्न क्षेत्रों में प्रमुखता से है। पहला, शैक्षिक संसाधनों का समुचित उपयोग। देखिए हमारे पास शैक्षिक संसाधन बहुत सारे होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हमारे पास हमारे स्कूल्स में, हमारे विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड होते हैं, जो आप डिजिटल बोर्ड आ गए, तो उत्तराखंड सरकार विद्यालयों को डिजिटल बोर्ड भी प्रदान कर रही है। स्मार्ट क्लासेस हैं, विद्यालय में कंप्यूटर हैं, और भी बहुत सारी खेल की सामग्री है। तो उसका हमको उपयोग करना है प्रॉपर तरीके से। तो उसका उपयोग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशनल प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक नियोजन करना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी। जैसे योजना का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे स्मार्ट बोर्ड है, अगर हमारे पास इस विद्यालय में 4 स्मार्ट बोर्ड हैं, हमारे पास क्लासेस मान लीजिए 8 हैं, तो उसका समुचित उपयोग कैसे हो पाएगा, जब आप उसके लिए प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे कि स्मार्ट क्लास में किस दिन या किस पीरियड में कौन सी कक्षा जाएगी। तो उसके लिए जो योजना है ना, योजना अलग अलग प्रकार की, यहाँ पे तो टाइम टेबल बना, कहीं पर योजना कुछ अलग तरीके से हो सकती है। जैसे खेल के मैदान का निर्माण है, तो खेल के मैदान के निर्माण में योजना क्या होगी कि छात्रों की संख्या के अनुसार उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। विद्यालय में
एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाना, दैट इज एजुकेशनल प्लानिंग। ठीक है, समझ गए होंगे आप। शैक्षिक संसाधनों का समुचित उपयोग, क्यों? इसके लिए शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है ना, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे संसाधनों का समुचित उपयोग कर पाएंगे। ठीक है साहब, आप समझ गए होंगे। सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य प्राप्त करना। अब हमारा लक्ष्य है कि सभी के लिए शिक्षा, तो उसके लिए भैया शैक्षिक नियोजन करना पड़ेगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों? तो हमने कहा हम पूरे भारतवर्ष में सभी को शिक्षा देना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग होगी ना, कुछ योजनाएं हम बनाएंगे। ऐसे ही शैक्षिक असमानताओं को कम करना, यानी कि लड़का लड़की, ठीक है, या जाति धर्म लिंग के अनुसार किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, तो हम उसके लिए प्लानिंग कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस बनाएंगे। ठीक है, तो शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता और हमको क्यों पड़ी? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अगर हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो उसके लिए हम साफ प्लानिंग करेंगे। ठीक है, शैक्षिक नियोजन में ये भी आता है। शैक्षिक अनुसंधान का उचित विकास, यानी कि जितने भी सिस्टम हैं विद्यालय में, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में, उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी। यानी कि एजुकेशन प्लानिंग हर जो भी इवेंट्स हैं या हर जो भी हमारी नई नई हम कहें कि कहीं पर जो योजनाएं आ रही हैं या नए थॉट्स आ रहे हैं, तो उनके लिए हमें एक नियोजन करना पड़ेगा। शिक्षा प्रणाली को समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। अब देखिए, अब हम शिक्षा प्रणाली, जैसे पहले से जो ट्रेडिशनल शिक्षा प्रणाली चली आ रही थी, आप लोग ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे कि बाबर के कितने बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, 4 बेटे थे ना। तो पहले की शिक्षा व्यवस्था में क्या था कि बाबर के 4 बेटों के नाम बताइए। यदि छात्र ने बाबर के 4 बेटों के नाम बता दिए, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, तो भाई टीचर भी खुश, शिक्षा व्यवस्था भी खुश। लेकिन आज शिक्षा व्यवस्था बदल रही है। आज की शिक्षा व्यवस्था ये कह रही है कि बाबर के 4 बेटों के नाम याद करके क्या किसी छात्र को रोजगार मिलेगा? तो किसी छात्र को साहब ये रोजगार नहीं मिलेगा। तो अब शिक्षा प्रणाली में इन चीजों को धीरे धीरे सिलेबस से, आप देख रहे होंगे, कट किया जा रहा है। यानी कि जो पीसीएस का जो पेपर बन रहा है, वो भी अब क्या आ रहा है, मॉडर्न बेस पे। मॉडर्न जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चंस को धीरे धीरे हटाया जा रहा है, क्योंकि तो उसका कोई यूज नहीं रह गया है अब। ठीक है, हाँ, जैसे बाबर की युद्ध नीति थी, तुगलमा युद्ध नीति थी, और जो थी वहां से शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही विद्यालयों में अब कौशलम चला रहा है, स्किल मैनेजमेंट में। जैसे मोदी जी का भी कहना है, भारत सरकार स्किल मैनेजमेंट में काफी काम कर रही है, उत्तराखंड सरकार भी करे। तो कौशलम योजना के तहत छात्रों में आने वाले भविष्य में स्वरोजगार छात्र अपना सकें, इसके लिए क्या किया जा रहा है, विद्यालयों में छात्रों को, जैसे कताई बुनाई है, स्थानीय प्रोडक्ट रिंगाल होता है, उससे टोकरियां बनती है, कोई चौकी है उसमें पेंटिंग होती है, कोई गागर है उससे पेंट हो रहा है। तो ये कौशलम एक योजना चली हुई है, आप इसको भी ध्यान रखें, करंट से रिलेटेड है। कौशलम विद्यालयों में चल रही कौशलम योजना से तात्पर्य है कि छात्रों के कौशलों को विकसित करना, स्वरोजगार के उद्देश्य, छात्र स्वरोजगार के लिए तैयार हो सकें। तो यहाँ पर जो मैंने 6 पॉइंट में जितना आपको इतना समझाने की कोशिश करी, इसलिए समझाया कि तो शिक्षा प्रणाली को समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बनना। अब क्या आवश्यकता हो गई है कि छात्र ऐसी पढ़ाई करें जिससे उनको रोजगार मिल सके, तो इसलिए हम शिक्षा प्रणाली को भी ऐसा बना रहे हैं। हमने कौशलम स्टार्ट किया, तो इसके लिए एक एजुकेशनल प्लानिंग तो रही होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो शैक्षिक नियोजन क्या है कि जो भी आपका ये शैक्षिक नियोजन में यह आएगा कि जो समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप, जो वहाँ पर समाज की मांग है, उसके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्लानिंग करना, ये शैक्षिक नियोजन उसी में होता है। समझ गया? ऐसी प्रतिभाशाली छात्रों हेतु समृद्धिकरण एवं मंद बुद्धि एवं पिछड़े बालकों हेतु मार्गदर्शन या निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था करना, यह भी क्या है, अपने आप में एजुकेशनल प्लानिंग है। ठीक है, ऐसे देखिए साहब, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। यदि हम परीक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहते हैं तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे, शैक्षिक नियोजन करेंगे। आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य का सृजन करना, यह भी शैक्षिक नियोजन का उद्देश्य है। शैक्षिक नियोजन में हम आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं उनके साहित्य का सृजन करते हैं। पाठ्य पुस्तकें तथा सहायक सामग्री की व्यवस्था करना। देखिए कितने छात्र हैं विद्यालयों में, ठीक है, और उनके लिए क्या टीएलएम, जैसे मैंने अभी स्मार्ट बोर्ड बोला, कंप्यूटर बोला, डस्टर बोला, और जो हमारे पास मार्कर होते हैं, ये जितना भी टीएलएम है, वहाँ पर हमारा चार्ट है, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन से है, उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। तो सरकार कैसे करेगी? पहले प्लानिंग होगी ना उसके लिए, एजुकेशनल प्लानिंग। समझ गए आप? ठीक है, बस आपको एक समझ विकसित करनी है आपने कि एजुकेशन प्लानिंग में क्या है, फिर आप कैसा भी क्वेश्चन वहां पे आ जाए आप उसको हैंडल कर लेंगे साहब। अब देखिएगा,
कक्षा शिक्षण का नियोजन करना यानी क्लासरूम टीचिंग, जनसंपर्क एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों का विस्तार करना, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक प्रगति में शिक्षा की भूमिका तैयार करना। तो ये सब क्या है, एजुकेशनल प्लानिंग के उद्देश्य हैं, इसके अंतर्गत ये आता है। ऐसे ही साहब देखिए, शैक्षिक क्रियाओं व उपलब्धियों को गतिशील बनाना, ठीक, उद्देश्यों को परिभाषित करना व प्रभावशाली कार्यक्रम बनाना। तो ये सब जो यहाँ पर हमने देखा, ये है हमारे क्या था, शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य या शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। ये सब कार्य अगर हमको करने होते हैं साहब, तो उसके लिए हमको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हम किसी भी कार्य के लिए कोई प्लानिंग करते हैं, तो ऐसी शिक्षा में जो प्लानिंग है वो एजुकेशनल प्लानिंग है। अब देखिए साहब, आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक नियोजन की विशेषताएं, यानी कि इसमें क्या क्या विशेषताएं आएंगी। तो सबसे पहले इसकी विशेषता होती है कि लक्ष्य आधारित प्रक्रिया है एक शैक्षिक नियोजन। तो देखिए अब आप समझना, शैक्षिक नियोजन एक लक्ष्य आधारित प्रक्रिया है। इसका प्रमुख लक्ष्य साक्षरता दर बढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देना है। यानी कि हम एजुकेशनल प्लानिंग इस तरीके से करेंगे कि हमारा देश पूरा साक्षर हो सके और जो हम एजुकेशन दे रहे हो एक क्वालिटी एजुकेशन हो और उससे सामाजिक और आर्थिक विकास, सामाजिक मीन्स समाज में नैतिक मूल्य आए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और लोगों में सामाजिकरण की भावना उससे आए, यानी कि लोग मिलजुल करके काम करें, छात्रों को ऐसी वहाँ पर शिक्षा दी है और आर्थिक विकास की वह अपना रोजगार भी प्राप्त कर सकें। तो शैक्षिक नियोजन की ये विशेषता होती है, लक्ष्य आधारित प्रक्रिया होती है। दूसरा साहब, पूर्वानुमान पर आधारित। इसका मतलब इसमें भविष्य की शैक्षिक आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है, पहले से ही पूर्वानुमान लगाया जाता है कि भविष्य में कैसी हमको शैक्षिक आवश्यकताएं पड़ेंगी। जैसे अभी से सोचा जा रहा है कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है और आने वाले समय में रोजगार की कमी हो जाएगी, तो इसलिए अभी से क्या कह रहे हैं, छात्रों को स्किल सिखाए जा रहे हैं, कौशल, कि कुछ न कुछ अपना स्वरोजगार चला सकें। संसाधनों की योजना बनाई जाती है, जैसे कि देखिए शिक्षकों की आवश्यकता, विद्यालयों की संख्या और वित्तीय बजट, यानी कि पहले से ये सब पूर्वानुमान की विद्यालयों की, जैसे छात्रों की संख्या कितनी बढ़ रही है तो विद्यालयों की कितनी संख्या, क्या नए विद्यालय खोलने होंगे, नए शिक्षकों की भर्ती करनी होगी और वित्तीय बजट, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे, अब आपकी समझ विकसित हो गई होगी, तो हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं साहब। देखिएगा सर, अगला है संसाधनों का कुशल उपयोग। ये भी शैक्षिक नियोजन की विशेषता है। मीन्स शैक्षिक नियोजन सीमित संसाधन, मानव, भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करती है ताकि शिक्षा प्रणाली प्रभावी एवं सुदृढ़ हो सके। अब आप इसको समझ गए होंगे। अगला है समग्र दृष्टिकोण, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। तो साहब, शैक्षिक नियोजन शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं को शामिल करता है, जैसे प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि। समग्र दृष्टिकोण मतलब शैक्षिक नियोजन में प्राइमरी टू हायर लेवल, टेक्निकल लेवल, वोकेशनल, ये सब इनके लिए ये इसको क्या करती है, सभी पर यह अपनी अप्रोच को रखती है। पांचवा देखिएगा सर, इसकी विशेषता नेक्स्ट, शैक्षिक यानी समानता पर आधारित। शैक्षिक नियोजन की विशेषता क्या है, शैक्षिक नियोजन सभी वर्गों और क्षेत्रों में शिक्षा की समान उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान संसाधनों का वितरण, ठीक है, यानी कि कहीं पर भी कोई भेदभाव वाली बातें न आए। अब देखिएगा साहब आप नेक्स्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग। आधुनिक शैक्षिक नियोजन में डेटा विश्लेषण, सांख्यिकी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है ताकि निर्णय और अधिक प्रभावी हो सके, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी इसमें यूज होता है। तो शैक्षिक नियोजन की विशेषताएं चल रही हैं। नेक्स्ट नंबर 7 है सामाजिक न्याय पर बल दिया जाता है। सामाजिक न्याय से समझिए, शैक्षिक नियोजन का उद्देश्य सभी वर्गों, विशेषकर पिछड़े वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। ये सब विशेषताएं हैं ना, हम एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं साहब, हम इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग पर क्या क्या हमारे पॉइंट होने चाहिए, वो उसकी विशेषताएं हैं कि समाज में सभी को सामाजिक न्याय मिले, यानी कि सभी के लिए यहाँ पर उचित व्यवस्था हो, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव
न किया जाए। और भी होंगे, जितना मैंने नोट्स बनाए इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। नेक्स्ट देखिए साहब, दीर्घकालिक और अल्पकालिक नियोजन। देखिए शैक्षिक नियोजन दीर्घकालिक यानी कि 10 से 20 वर्ष तथा अल्पकालिक 1 से 5 वर्ष दोनों प्रकार की योजनाओं पर आधारित होता है। अब इसका मतलब समझिए आप, दीर्घकालिक जैसे हमारे देश में शिक्षा की नीतियां आई अलग अलग ना, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसके बाद 1986 आई, 2020 आई। तो 2020 लगा लीजिए कितने लंबे समय के बाद से आई हमारे पास, लगभग 34 ईयर्स के बाद। यानी कि तो शैक्षिक नियोजन दीर्घकालिक भी होता है, ठीक है, यानी कि एक लंबे समय तक हम पहले से ही प्लानिंग कर देते हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक। और 1 से 5 वर्ष में अलग अलग आते रहते हैं, जैसे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, आपका सर्व शिक्षा अभियान है, ये सब चीजें हम जिसको करते हैं, या फिर हम कोई 5 वर्ष के लिए कोई टारगेट रख दें। अब देखिए, समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ाव, ये भी शैक्षिक नियोजन की विशेषता किस प्रकार है समझिए। शैक्षिक नियोजन समाज और अर्थव्यवस्था की आवश्यकता एवं संबंध को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ताकि शिक्षा प्रणाली देश के विकास में योगदान दे सके। आप अपनी समझ बनाइए, पेपर बनाने में वहां पर एग्जाम होते हैं, पेपर सेट कर लेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिए, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप पेपर में क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। शैक्षिक नियोजन की एक विशेषता है मूल्यांकन और निगरानी। इसमें क्या है साहब समझिए, शैक्षिक नियोजन में योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। देखिए शैक्षिक नियोजन में अगर कोई योजना आ रही है तो उसके क्रियान्वयन, जैसे वो अगर वो एक्टिव है योजना, तो उसकी नियमित रूप से निगरानी की जाती है कि उसका कितना फॉलो हो रहा है, या वो योजना प्रॉपर तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। मूल्यांकन किया जाता है ताकि किसी भी कमी को समय रहते दूर किया जा सके। अगर कोई कमी हो रही है तो उसको हम दूर भी कर सकते। नेक्स्ट है साहब, शैक्षिक नियोजन चिंतन की एक प्रक्रिया है। इसको भी आप ध्यान रखना, कहीं पर डायरेक्ट आ सकता है कि उपरोक्त तो सभी जब आते हैं ना कहीं पर, शैक्षिक नियोजन चिंतन की प्रक्रिया है। शैक्षिक नियोजन में समाज और अर्थव्यवस्था के आधार पर शिक्षा व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। ये इस तरीके से उपरोक्त सभी वाले जनरली इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, या कभी किसी भी टाइप का बन सकता है साहब। नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक नियोजन भावी जीवन हेतु उपलब्ध साधनों के माध्यम से उत्तम विकल्पों का चयन है। ये बार बार आ रहा है कि उत्तम विकल्पों का चयन है, इसको आप ध्यान में रखें। इसके बाद से देखिएगा साहब, हम शैक्षिक नियोजन संबंधी कार्य। अब शैक्षिक नियोजन के कार्य आ जाएंगे, वो भी कुछ इसी टाइप से होंगे, जो उसके उद्देश्य होंगे वही उसके कहीं ना कहीं कार्य होंगे, लेकिन आपको समझ विकसित करनी है। देखिए साहब पढ़ते हैं आगे। फंक्शंस रिलेटेड टू एजुकेशनल प्लानिंग। देखिए, नियोजन प्रशासन का प्रथम आधारभूत कार्य। अगर कहीं पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है, वो सबसे पहले क्या करेगा, उसकी योजना बनाएगा, उसका नियोजन करेगा। तो प्रशासन का प्रथम आधारभूत कार्य है, तो इसलिए हम इसमें पहले शैक्षिक नियोजन देख रहे हैं इस लेक्चर में, शैक्षिक प्रशासन को हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखिए, नियोजन के अभाव में उद्देश्य प्राप्ति कठिन कार्य है। अगर आपकी प्लानिंग ही नहीं है तो आप कहाँ से अपने एम को हासिल कर पाएंगे। जैसे अगर आपको समझिए, जैसे आप लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी तो एक प्लानिंग कर रहे हैं। यदि आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप इतने समय इस चीज को पढ़िए, इतने समय इस चीज को पढ़िए, जब आप एक प्लानिंग करेंगे तभी आप अपने उद्देश्य को हासिल कर पाएंगे, लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। बिना प्लानिंग इस संसार में कोई भी चीज संभव नहीं है। और उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग भी योजना निर्माण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। तो समझ गए होंगे आप। अतः शैक्षिक नियोजन या योजना के आधार पर निम्नलिखित कार्यों को किया जा सकता है। अब क्या कार्य हो सकते हैं, इसमें कुछ मेन लिखे होंगे, आप ध्यान देना। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य होंगे। तो देखिए साहब, सबसे पहले है समन्वय स्थापित करना। योजना निर्माण करके प्रशासन विभिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित कर सकता है और उन पर नियंत्रण सुगमता पूर्वक कर सकता है। यानी कि शैक्षिक नियोजन अगर कहीं पर किया जाए तो विभिन्न कार्यों में समन्वय वहां पर स्थापित किया जा सकता है और उनको आसानी से सॉल्व भी किया जा सकता है। अब इसके बाद से देखिएगा साहब, नेक्स्ट उद्देश्य प्राप्ति करना। यानी कि शैक्षिक नियोजन का निर्माण करके प्रशासन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। यानी जो प्रशासन होगा, जैसे शैक्षिक प्रशासन है या कोई और प्रशासन है, तो वह उद्देश्यों की प्राप्ति कब कर पाएगा, जब उसका शैक्षिक नियोजन होगा। छात्रों के पठन पाठन की उचित व्यवस्था, नियोजन से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इसके बाद से देखिएगा, विभिन्न अनुभवों का ज्ञान।
तो शैक्षिक नियोजन के अंतर्गत जो तीसरा कार्य है साहब, विभिन्न अनुभवों का ज्ञान, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या है, नियोजन अथवा योजना निर्माण से प्रशासन को विभिन्न परिस्थितियों, कार्यों, कार्य विधियों, कार्यकर्ता और उसकी योग्यता एवं अनुभवों का पता चलता है। इसका उपयोग वह कुशलता पूर्वक करके लाभान्वित हो सकता है। आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, देखिए केवल पढ़ना नहीं। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, नियोजन अथवा योजना निर्माण से प्रशासन को विभिन्न परिस्थितियों, कार्यों, कार्य विधियों, कार्यकर्ता और उसकी योग्यता में अनुभवों का पता चलता है। कैसे, क्योंकि कार्य है ना शैक्षिक नियोजन से। देखिए मान लीजिए विद्यालय में प्रधानाचार्य महोदय, प्रशासन में कौन आते हैं, आपके अधिकारी लोग आते हैं, जैसे मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, प्रधानाचार्य हैं। तो इस तरीके से जैसे किसी शिक्षक को कोई कार्य दे दिया, कोई नियोजन, कोई प्लानिंग करी प्रधानाचार्य महोदय ने और उसको विद्यालय में किसी शिक्षक को दे दिया, ठीक है, प्लानिंग के तहत। अब प्लानिंग है उसके लिए, तो अगर वो शिक्षक उसको कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कार्यकर्ता यहाँ पर शिक्षक हो गए या कर्मचारी हो गए, उनकी योग्यता या अनुभव का पता चल रहा है। शैक्षिक कब पता चला, क्योंकि तो प्रिंसिपल साहब ने एक शैक्षिक नियोजन, एक उन्होंने प्लानिंग करी। यदि वो प्लानिंग नहीं करते तो फिर वो ये चीजें संभव नहीं थी। आप इस तरीके से समझिए। प्रशासन को प्रेरित करना, देखिए कैसे, शैक्षिक योजना का कार्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासन को प्रेरित करना है। यह अधिकारियों को अपने कर्तव्य उत्तरदायित्व का ज्ञान भी कराता है। देखिए क्यों, तो शैक्षिक नियोजन में जब जो यहाँ पर जो अधिकारी होंगे, अगर वह एक प्लानिंग करेंगे तो उनको भी अपने कर्तव्यों का अनुभव होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट, अतार्किक निर्णय पर रोक। इसका जो कार्य होता है शैक्षिक नियोजन का, होता है अतार्किक निर्णय पर रोक। देखिए शैक्षिक नियोजन में उन निर्णयों पर रोक लगती है जो अतार्किक है, यानी कि अलाभप्रद है और अत्यधिक खर्चीले हैं। देखिए अगर हम किसी कार्य को करेंगे तो हम उसमें ध्यान रखेंगे कि जो प्लानिंग हो, हमें अगर कोई चीज़ खरीदनी है जैसे, तो हम उसमें ऐसी चीज़ के लिए खरीदने का कोशिश करेंगे जिसमें क्वालिटी भी हो और जो थोड़ा सा अधिक खर्चीली नहीं हो, यानी कि सस्ती हो। तो उसके लिए पहले से प्लानिंग होगी। ठीक है, जैसे हम मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो हमारी पहले से प्लानिंग होती है ना, कि हमें कैसा खरीदना है, कितने तक का खरीदना है, ये सब चीज़ें। तो ऐसी विद्यालय में भी है, एजुकेशन में। अतः इसका कार्य वित्त व्यवस्था को भी उचित दिशा प्रदान करना है। समझ रहे होंगे साहब आप। नेक्स्ट देखिए साहब, शिक्षा के सभी स्तरों के लिए नीतियों का निर्माण। देखिए शिक्षा के सभी स्तरों, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। किसमें बनाई जाती है, शैक्षिक नियोजन, यानी शैक्षिक नियोजन का कार्य है ये। ठीक है, गुणवत्ता, समानता और समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार करना, यह शैक्षिक नियोजन में आता है। इसके बाद से देखिए साहब, वित्तीय प्रबंधन, यानी कि शिक्षा के लिए बजट का निर्माण और संसाधनों का आवंटन करना। ठीक है, बजट का निर्माण करना कि भई हम पहले प्लानिंग करेंगे, तो प्लानिंग का तो कार्य है, प्लानिंग में आएगा। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, ये भी किसके अंतर्गत आता है, शैक्षिक नियोजन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साहब। 8वां है ऐसे ही, शिक्षा की मांग और आपूर्ति का विश्लेषण, यानी कि वर्तमान और भविष्य की शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना, यह भी शैक्षिक नियोजन के कार्य में आता है। वर्तमान और भविष्य की शैक्षिक आवश्यकताएं क्या होंगी, उसका इवेल्युएशन करना, मूल्यांकन करना, उसको स्टडी करना। छात्रों और शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रम और भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता का अनुमान लगाना, यह भी आता है शैक्षिक नियोजन के अंतर्गत। ठीक है, संसाधनों का प्रबंधन है, देखिए 9, वित्तीय, भौतिक और मानव संसाधनों के लिए योजना बनाना, यह भी शैक्षिक नियोजन के अंतर्गत कार्य है। सीमित संसाधनों का कुशल और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना, यदि हमारे पास संसाधन सीमित भी हैं तो उनका हम प्रभावी और कुशल तरीके से किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, जब हमारे पास एक एजुकेशनल प्लानिंग हो। ठीक है, नंबर 10 देखिए, सांख्यिकी और शोध कार्य। ठीक है, तो शिक्षा से संबंधित आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण, ये भी शैक्षिक नियोजन का कार्य है। नई नीतियों और योजनाओं के लिए शोध कार्य करना, ये सब कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, ये शैक्षिक नियोजन में आते हैं। लेकिन ये नियोजन को बनाएगा कौन, ये योजनाओं को बनाएगा कौन, तैयार कौन करेगा, उसके लिए गाइडलाइन कौन देगा, वह सब प्रशासन देगा, एडमिनिस्ट्रेशन देगा।
उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन योजनाएं किस तरीके से हो सकती हैं उसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं साहब। अब देखिए सर, शैक्षिक नियोजन के प्रकार, जरा शैक्षिक नियोजन के प्रकार क्या क्या होते हैं यहाँ पर आप समझिए। नंबर 1 है स्वतंत्र नियोजन, नंबर दूसरा है उद्देश्य युक्त नियोजन। आप इनको समझ सकते हैं। स्वतंत्र नियोजन मीन्स हम वहां पर इंडिपेंडेंट होंगे प्लानिंग के लिए, ठीक है। हम किसी से ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, जैसे प्रिंसिपल सर या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी अधिकारी किसी भी प्लानिंग, कुछ छोटी मोटी ऐसी प्लानिंग हो सकती है जिसको व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, स्वतंत्र, यानी कि बिना किसी से उस पर इस तरीके से कि बिना किसी के हस्तक्षेप के, ठीक है। दूसरा उद्देश्य युक्त नियोजन होता है, आप समझ रहे होंगे। तीसरा दीर्घकालिक नियोजन, ये शैक्षिक नियोजन के प्रकार हैं सब। अल्पकालिक नियोजन होता है। स्थिर नियोजन, स्थिर नियोजन मीन्स स्टैटिक प्लानिंग, जो कि एक बार ही बनाई जाएगी और फिक्स हो जाएगी। गतिशील मीन्स डायनेमिक प्लानिंग, डायनेमिक प्लानिंग में ऐसा होता है कि बार बार हम उसमें कुछ न कुछ चेंजेस करते रहते हैं, ठीक है, या प्लानिंग एक बार में कंप्लीट नहीं होती। क्षेत्रीय नियोजन स्थानीय रीजन के हिसाब से बनती है। जैसे कहीं पर मैं आपको क्षेत्रीय नियोजन को ऐसे समझा दूं, कहीं पर देखिए अगर भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं वहां पर की समझिए, मैं आपको ऐसे बता दूं, जैसे विद्यालय में अगर वहां पे धूप बहुत देर में आती है तो वहां की एजुकेशन प्लानिंग, वहां के स्कूल का समय, विद्यालय का समय, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कुछ समय देर का निर्धारित किया जा सकता है, क्षेत्र के अनुसार नियोजन, ठीक है। संस्थागत नियोजन, प्रशासनिक नियोजन, ठीक है, ये सब एजुकेशन प्लानिंग के पार्ट है। आवश्यकता पर आधारित नियोजन, ये भी एजुकेशन प्लानिंग का पार्ट है साहब। साधन पर आधारित नियोजन, वित्त नियोजन, गुणात्मक नियोजन, ये सब जो मैंने आपको बताए शैक्षिक नियोजन के सभी क्या हैं, प्रकार हैं। आप इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है साहब। अब नेक्स्ट चलते हैं सर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, शैक्षिक नियोजन के उपागम। अब उपागम में क्या आता है जरा समझिए। उपागम का मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम शैक्षिक नियोजन जब करते हैं तो वहां पर अलग अलग व्यक्ति, जैसे आप कोई एजुकेशन प्लानिंग करें तो आपको 10 व्यक्ति 10 प्रकार की सलाह दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास विचार आएंगे तो विचारों को कलेक्ट करना, उत्तम विचारों को, यानी कि उत्तम विकल्पों का चुनाव करना ही शैक्षिक नियोजन का उपागम है। अब देखिए आप यहाँ पे समझेंगे, देखिए क्या लिखा है, अनेक विचारों एवं संदर्भों को शैक्षिक योजनाओं को तैयार करते समय प्रयोग में लाया जाता है। देखिए जब हम एजुकेशन प्लानिंग बनाते हैं उसमें अनेक विचारों एवं संदर्भों को हम उस योजना के लिए को तैयार करते समय प्रयोग में लेते हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय एवं विकल्प अनेक उपागम के आधार पर लिए जाते हैं। शैक्षिक नियोजन के अनेक उपागमों का विकास किया गया है। अब क्या है उपागम, आप यहाँ पे समझ जाएंगे, अलग अलग मांग, मतलब समाज के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग विचार की ऐसा होना चाहिए उसके हिसाब से। देखिए पहला है अंतः शैक्षिक विस्तार उपागम, यह शैक्षिक नियोजन का एक उपागम है, ठीक है। क्या होता है इसमें, देखिए इसका तात्पर्य शैक्षिक तंत्र की किसी एक विशिष्ट विशेषता के लिए लक्ष्यों के निर्धारण से है। यानी कि लक्ष्यों का निर्धारण करना, यह क्या है, अंतः शैक्षिक विस्तार उपागम होता है, ठीक है। इसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनका क्या किया था, उनको डिसाइड किया था या एम डिसाइड किया था। देखिए यदि लक्ष्य एक निश्चित वर्ष तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति है, यानी कि एक निश्चित वर्ष तक हमने कह दिया कि 2030 तक या 2035 तक सभी के लिए शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा सपोज कह दिया, तो इस आंकड़े से शैक्षिक नियोजन द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि कितने अध्यापकों की पूर्ति कितने अध्यापकों की पूर्ति होनी चाहिए, कितने नए भवनों का निर्माण होना चाहिए, नई पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन करना होगा, माने कितने अध्यापकों की पूर्ति करनी होगी, कितने नए भवनों का निर्माण करना होगा, नई पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन करना होगा, जिससे लक्ष्य की पूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। अब आप समझ गए होंगे अंतः शैक्षिक विस्तार उपागम का मतलब अंतः शैक्षिक विस्तार, शैक्षिक विस्तार, शिक्षा का विस्तार ऐसे समझिए। तो शिक्षा के विस्तार में इसमें लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं इसमें कि अगर हम सभी को सार्वभौमिक शिक्षा दे रहे हैं तो हमको कितने अध्यापकों की और पूर्ति करनी होगी, कितने नए विद्यालय बनाने होंगे और कितने नई पाठ्य पुस्तकें बनानी होंगी। इसका नियोजन जो आता है यह किसमें आता है, अंतः शैक्षिक विस्तार उपागम के अंतर्गत। समझ गए आप। नेक्स्ट देखिएगा साहब,
मैं आपसे कहना चाहूँ, परीक्षा एक ऐसी चीज है जहां हमको बहुत चीजें पढ़नी होती हैं और उसमें से लिमिटेड चीजें आती हैं। एग्जामिनर कब कहाँ से क्वेश्चन क्रिएट कर दे ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। बस हमारा कार्य है पढ़ना और समझ लेना हर टॉपिक की। अगला है सर मानव संसाधन विकास उपागम। अब मानव संसाधन विकास उपागम क्या होता होगा शैक्षिक नियोजन का, अभी आप देख रहे हैं, जब आप पढ़ेंगे तो अभी बहुत आसान आपको लग जाएगा। देखिए क्या है, मानव संसाधन का विकास यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस शैक्षिक नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता है। किसका? मानव संसाधन का विकास। शैक्षिक नियोजन में इस बात पर बल दिया जाता है कि शैक्षिक व्यवस्था में परिवर्तन इस प्रकार नियोजित होना चाहिए कि यह राष्ट्र की मानव शक्ति की मांग को पूरा कर सके। मानव शक्ति की क्या मांगे हैं, ठीक है। जैसे इस मानव संसाधन विकास उपागम में मैं आपको बता दूं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है, या आपके हम बोल दें प्रोफेसर हैं, ठीक है, ये सब मानव संसाधन या कि इसमें ह्यूमन रिसोर्सेस किस तरीके के होने चाहिए ये आता है। एजुकेशन प्लानिंग के द्वारा हमको देश में कितने डॉक्टरों की आवश्यकता है, कितने इंजीनियरों की आवश्यकता है, समझ रहे हैं, या फिर कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, कितने अलग अलग जो हमारे डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, या फिर हमको कितने ऐसे चालकों की आवश्यकता है गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है। केवल सभी लोग नौकरी पालेंगे तो भाई अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, पूरा सिस्टम ही नहीं चल पाएगा। तो उस तरीके से, ठीक है, तो इसमें प्लानिंग की जाती है ह्यूमन रिसोर्सेस को कलेक्ट करना। यह उपागम शिक्षा के व्यवसायीकरण, देखिए आ गया ना व्यवसायीकरण, जो मैं अभी आपसे कह रहा था, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने इंजीनियर होने चाहिए, कितने मतलब आपके आर्टिस्ट होने चाहिए वहां पर हमारे, ठीक है, अलग अलग आप समझ गए होंगे। यह उपागम शिक्षा के व्यवसायीकरण, बहुउद्देशीय शैक्षिक पाठ्यक्रमों, देखिए मल्टी टैलेंटेड, ठीक है, मल्टी ऑब्जेक्टिव व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा कुछ विशिष्ट लोगों की उच्च शिक्षा का समर्थन करता है। दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में यह व्यावसायिक परिवर्तनों, प्रौद्योगिकी आ गया ना, इंजीनियरिंग उन्नति तथा शैक्षिक स्तर में वृद्धि के अध्ययन पर बल देता है। यानी कि इसमें ह्यूमन रिसोर्सेस कलेक्ट करने होते हैं, ऐसी ये भी एजुकेशनल प्लानिंग का एक उपागम है साहब। नेक्स्ट देखिएगा सामाजिक मांग उपागम। अब सामाजिक मांग उपागम को आप यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक नियोजन के अंतर्गत सामाजिक मांग से तात्पर्य है विद्यालय में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय में बने रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या और आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। शैक्षिक नियोजन के अंतर्गत सामाजिक मांग का तात्पर्य है आ जाएगा वहां पर, कोई समाज की मांग नहीं है। इसका मतलब होता है कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ठीक है, या कितनी होनी चाहिए, कहीं घट तो नहीं रही है, ठीक है। यानी कि समाज से अधिक बच्चे विद्यालय में आए, कोई भी बच्चा अपनी एजुकेशन को मतलब लेने से छूट ना पाए, हर बच्चे को शिक्षा मिले, ये है एजुकेशन प्लानिंग में सामाजिक मांग का तात्पर्य। और विद्यालय में बने रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि प्रवेश तो ले लिया, अब प्रवेश लेने के बाद कहीं छोड़ तो नहीं दिया विद्यालय, यानी कि वो विद्यालय में बने रहें, यानी कि विद्यालय में पढ़ते रहें। आगे बढ़ने वालों से क्या है कि बच्चे कहीं विद्यालय में फेल तो नहीं हो रहे हैं किसी कक्षा में, इस पे भी ध्यान दिया जाता है सामाजिक मांग के अंदर। यानी कि विद्यालय आगे बढ़ने में हर क्लास में लगातार पास होकर अपनी आगे की एजुकेशन को, अगर वो माध्यमिक शिक्षा पूरी कर दे तो हायर एजुकेशन में जाए, ये सब चीजें इसमें आता है सामाजिक मांग में, समझ गए आप। शैक्षिक नियोजन का सामाजिक उपागम इस बात पर जोर देता है कि जिन व्यक्तियों के पास आवश्यकता और उपलब्धि है, आवश्यकता देखिए, आवश्यकता और उपलब्धि है, उन्हें पाठ्यक्रम में प्रवेश और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी कोई माध्यमिक शिक्षा के बाद हायर एजुकेशन में, जैसे अगर नीट के बाद से अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो अगर उन्हें आवश्यकता है डॉक्टर बनने की और उनकी उपलब्धि क्या है, वो नीट क्वालिफाई है, तो उनको उसके पाठ्यक्रम में प्रवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ये सब गाइडलाइन शैक्षिक नियोजन में बनी है, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता है एडमिशन देने से। इस तरीके से आप समझ रहे हैं। अब देखिए शिक्षा एवं, हाँ यहां पर देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, यह सामाजिक मांग उपागम का भाग है। सामाजिक मांग उपागम के अंतर्गत कौन सा आता है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब आगे बढ़ते हैं साहब, नेक्स्ट है प्राप्ति दर उपागम शैक्षिक नियोजन में। इसका मतलब क्या है समझिए। अब
इस उपागम को शैक्षिक नियोजन के लागत लाभ या लागत प्रभावशीलता उपागम के नाम से भी जाना जाता है। प्राप्ति दर उपागम होता है लागत लाभ या लागत प्रभावशीलता उपागम। यह इस बात पर बल देता है कि शिक्षा में निवेश व्यय इससे होने वाले लाभ या प्राप्ति पर आधारित होने चाहिए। प्राप्ति दर उपागम का मतलब अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमने कोई एजुकेशनल प्लानिंग करी, लेकिन वहां पर हमको उस एजुकेशन प्लानिंग को करने से पहले यह सोचना पड़ेगा कि हम इस एजुकेशन प्लानिंग जो बना रहे हैं इसमें इसको लागू करने के लिए जितना खर्चा आएगा, तो वो खर्चे को करने से पहले यह सोचना पड़ेगा कि यदि हम इस एजुकेशन प्लानिंग के तहत यह खर्च करें तो हमको क्या उससे कोई लाभ होगा या नहीं होगा। हमने पता चला बहुत सारा पैसा ऐसी कोई प्लानिंग कर करके लगा दिया कि जिसका हमको आउटपुट कुछ फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है, यानी मूल्य रहित है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। एजुकेशन प्लानिंग में पहले आउटपुट के बारे में जरूर सोचा जाता है कि उनसे हमको क्या लाभ होगा, ठीक है, उसके अनुसार तब उस एजुकेशन प्लानिंग में निवेश किया जाता है, यानी कि उस पर खर्च किया जाता है। यह किस में आता है? प्राप्ति दर उपागम के अंतर्गत। समझ गए? जैसे कौशलम में अभी भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार जो कौशलम योजना चलाई जा रही है, विद्यालयों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो उसमें शिक्षकों को ट्रेनिंग दी कौशलम के तहत। तो शिक्षकों को ट्रेनिंग दी तो उनको टीएडीए भी वहां पर मिला, जो मास्टर ट्रेनर हैं उनको भी वहां पर निवेश किया गया, यानी कि उसके लिए बजट बनाया गया ना कौशलम पढ़ाने के लिए, जो कौशलम चल रहा है। तो उसमें यह ध्यान दिया गया कि क्या कौशलम पढ़ा के कोई आउटपुट निकलेगा? तो बिल्कुल निकलेगा। छात्र सीख रहे हैं, छात्र अपने हिडन टैलेंट को बाहर निकाल रहे हैं, आने वाले भविष्य में उसका प्रयोग भी करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर जैसा उसमें कौशलम के तहत पहले सोचा गया होगा, क्या इसका कुछ लाभ होगा? तो लाभ है, ठीक है। तो ऐसे एजुकेशन प्लानिंग की जाती है साहब। इसमें यह धारणा है कि शिक्षा पर व्यय राष्ट्रीय निवेश व्यय के रूप में लिया जाना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको भी समझ गए होंगे, प्राप्ति दर उपागम को। इसके बाद आता है साहब सामाजिक न्याय उपागम। ये देखिए क्या है अब इसमें, शैक्षिक नियोजन के सामाजिक न्याय उपागम का तात्पर्य देश के सभी व्यक्तियों को विकास के लिए सुविधाएं और समान अवसर पैदा करना है। सभी व्यक्तियों के विकास के लिए सुविधाएं एवं समान अवसर पैदा करना है। यानी कि उदाहरण देखिए, भारतीय संविधान में 45वें अनुच्छेद में जो 45 आर्टिकल है हमारा, जो नीति निर्देशक तत्व हम कहें, 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों की शिक्षा के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य से आग्रह करना सामाजिक न्याय की ओर एक कदम है। यानी कि 45वां जो हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए शिक्षा के लिए जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है ना, उसके लिए आग्रह करना क्या है? सामाजिक न्याय की ओर कदम है। सामाजिक न्याय उपागम मतलब सभी को क्या हो, सभी के लिए न्याय हो, यानी कि सभी को सुविधाएं और समान अवसर मिले। इसी प्रकार सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समुदाय के बालकों की शिक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान करना भी समुदाय के इस भाग के प्रति आवश्यक न्याय करने का प्रयास है। तो शैक्षिक नियोजन में इन चीजों का भी ध्यान में इनको रखा जाता है। तो ये सामाजिक न्याय उपागम था। तो सर आज के इस लेक्चर में मैं शायद आपको यह समझाने में सफल रहा होऊंगा कि शैक्षिक नियोजन का अर्थ क्या है। मैंने शॉर्ट में नोट्स अपने बनाए हैं कि एजुकेशन एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए जो प्लानिंग की जाती है वही शैक्षिक नियोजन है। उसमें बहुत से बातों का ध्यान रखा जाता है, जो उसकी विशेषताएं हैं, शैक्षिक नियोजन में क्या क्या कार्य होते हैं और उसके उपागम क्या है। तो इससे आप लोगों की शायद समझ विकसित हुई होगी शैक्षिक नियोजन के लिए। मैं आप लोगों से कहूँगा, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया, यह लेक्चर पसंद आया, तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आपका एक लाइक तो जरूर बनता ही है। और इसके अलावा आप और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आपकी समझ विकसित हो गई तो जो भी प्रश्न आएगा हम उसको वहां पर हल कर पाएंगे, क्यों तो हमें दिमाग में एक चीज बैठ गई कि हाँ शैक्षिक नियोजन में ऐसा ऐसा होता है। तो आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार। तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा साहब। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।